everyone. Today we are going to discuss some important points of the chapter cash book. कैश बुक एक सब्सिडरी बुक होती है. देखिए, दिस इज फर्स्ट पॉइंट कि कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक होती है. ये सिर्फ सब्सिडरी बुक नहीं होती है, ये इसके अलावा ये हमारा एक कैश अकाउंट भी रिप्रेजेंट करती है, बैंक अकाउंट भी रिप्रेजेंट करती है. सो दिस इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हम जिसे कहते हैं, ये मेन बुक होती है. अब इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कौन सी रिकॉर्ड होती हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं. कोई भी और ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते कैश बुक में. स्पेशली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड होती. तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इस बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं. हमें ये मालूम है कि ये जो हमारी कैश बुक होती है इस तरह से बनाई जाती है. इसके अंदर हम दो मेजर कॉलम्स लेते हैं, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम. ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया. इसके अंदर भी हम दो मेजर कॉलम्स लेते हैं, कैश कॉलम एंड बैंक का कॉलम. तो इस तरह से कैश बुक के अंदर टू मेजर कॉलम्स लिए जाते हैं. एक हो गया हमारा कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम. तो इसका मतलब इसको हम किस तरह से देखेंगे कि कैश बुक के अंदर हम मेजरली दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश का कॉलम हो गया और इसके अलावा एक बैंक का कॉलम हो गया. अब आगे चलते हैं हम एंट्रीज पे. इसकी जो डेबिट साइड होती है, यहाँ हम पर्टिकुलर्स लिखने की बजाय इसको हम रिसीट साइड बोलते हैं, यानी कि जहां पैसा आता है. और ये जो हमारी क्रेडिट साइड होती है इसको हम पेमेंट साइड बोलते हैं, यानी पैसे का पे करना. सो डेबिट साइड, रिसीट साइड कौन सी हो गई हमारी, ये हमें इधर पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखना है. जो डेबिट साइड होती है वो हमारी रिसीट साइड होती है और जो क्रेडिट साइड होती है वो हमारी पेमेंट साइड होती है. ये बिल्कुल सिंपल था. अब अगर आपके पास कोई भी चीज, दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, कोई भी चीज, कोई भी पेमेंट आप करोगे तो उसका आप पेमेंट वाली साइड, यानी जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो बाय लिखकर एक्सपेंसेस पेमेंट वाली साइड पे आएंगे, और जितनी भी आपकी इनकम्स होंगी वो सारी की सारी आपकी रिसीट साइड पे आएगी. तो आपको ये आपका एक पॉइंट और हो गया कि जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारी पेमेंट वाली साइड पे यानी कि क्रेडिट साइड पे आएंगे, और जितने भी हमारी एक इनकम्स हैं वो हमारे सारी की सारी डेबिट साइड पे आएगी, यानी रिसीट साइड पे आएगी, विच इज अ डेबिट साइड. राइट. ये आपको कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स आप लर्न कर लोगे अगर, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि कैश बुक के अंदर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस आने हैं उनका कॉन्सेप्ट बनता जाएगा. ओके, अगर कोई सेल्स होती है तो वो सेल्स आपकी टू साइड पे आएगी, और अगर कोई आपकी परचेज होती है तो वो परचेज आपकी बाय साइड पे आएगी. यानी टू साइड पे सेल्स आएगी, बाय साइड पे परचेज आएगी. फिर से हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्सपेंसेस यानी रिसीट साइड पे हमारी जो सेल्स है वो हमारी डेबिट साइड यानी रिसीट साइड पे आएगी, और जिसे हम डेबिट साइड भी बोलते हैं, और जो परचेज है हमारी वो हमारी क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट वाली साइड पे आएगी, विच इज अ क्रेडिट साइड. राइट. ये बहुत सिंपल हमारे पॉइंट्स बनते जा रहे हैं. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में. अब देखिए, ये हो गया कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम, ये कैश का कॉलम, ये बैंक का कॉलम. ये सिंपल था. अब अगर हम थोड़ा और ध्यान दें, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हम बैलेंस से स्टार्ट करते हैं. तो वो पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स हैं जिनका हमें खास कैश बुक में ध्यान रखना होता है, वो पॉइंट्स मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि बैलेंस. आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये जो कैश का बैलेंस होता है आपकी कैश बुक के अंदर, कैश का बैलेंस आपका डेबिट साइड का बैलेंस भी हो सकता है, आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस भी हो सकता है. सॉरी here we went wrong. ओके, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड का होगा, ऑलवेज डेबिट रहेगा. ये आपका पॉइंट नंबर 8 है कि बैलेंस जो कैश का रहेगा दैट विल ऑलवेज बी अ डेबिट बैलेंस. वेयर एज जो बैंक का बैलेंस होगा
वो बैंक का जो बैलेंस होता है वो आपका किसी साइड भी जा सकता है। इट कुड बी अ डेबिट बैलेंस और इट कुड बी अ क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होगा तो हम उसे पॉजिटिव बैलेंस बोलेंगे, लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कहलाएगा। दैट विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो बैंक का बैलेंस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैश इज ऑलवेज डेबिट। ये हमारा पॉइंट नंबर 8 हो गया है, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 9। हमें और क्या ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे हम ट्रांजैक्शंस को स्टार्ट करेंगे कि हमने बैलेंस बीडी लिख दिया, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब आगे चलते हैं। कैश बुक में हमने ये देखा कि हमने इनकम्स को डेबिट, अगर मैं यहाँ पे कैश बुक फिर से बनाती हूँ तो बहुत सिंपल है, जस्ट अ मिनट। अगर मैं इसको टी शेप अकाउंटिंग की बात करते हैं हम, आई एम जस्ट टेकिंग 2 अकाउंट्स। ये कॉलम्स है हमारे कैश बैंक एंड दिस इज कैश एंड बैंक। मैं अभी डेट नहीं मेंशन कर रही इसके अंदर, आपको सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ। देखिए ये हमारी कैश बुक है। अब यहाँ पे बैलेंसेस तो हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आती है वो होती है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक अगर आता है तो हमें क्या देखना है, हमें कैसे समझना है कि कैश हमने बैंक में जमा करवाया, यानी कि कैश में से पैसा निकाला गया और बैंक में डिपॉजिट करवाया गया। कैश का माइनस होगा, बैंक का प्लस होगा। तो ये माइनस प्लस क्या चीज है, हमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो पॉजिटिव साइड है दैट इज दिस साइड, जो नेगेटिव साइड है दैट इज दिस साइड। अब जब हमने पैसा कैश में से निकाला है और बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो इस साइड में निकालने वाली साइड कौन सी है, ये वाली, और इसके कैश में से निकालना है, यानी यहाँ पे यहाँ पे निकालना है। और उसको हमने डालना कहाँ है, पॉजिटिव साइड ऑफ द बैंक, यानी यहाँ। आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है, यहाँ इस कॉलम में कैश को डालोगे और यहाँ इस कॉलम में बैंक में ऐड कर दोगे। दिस इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल सी ये आ जाती है। दूसरा हमारा होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब देखिए ये और भी सिंपल हो गया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने कैश को विड्रॉ किया। अब क्या किया, बैंक से माइनस हो गया, विड्रॉ करना, बैंक से निकाला और कैश में डाला, यानी बैंक हो गया माइनस, कैश हो गया प्लस। अब हम वापस जाएंगे, कैश हो गया प्लस यानी इधर आएगा और बैंक हो गया माइनस यानी इधर आएगा। तो दिस इज अगेन सिंपल कि हमने बैंक से पैसा निकाला और कैश में डाला। जब हमारी कुछ एंट्रीज इस तरीके से आती हैं जहां पे हमारा कैश एंड बैंक दोनों एट अ टाइम इन्वॉल्व हो जाते हैं, आई अगेन रिपीट, कैश एंड बैंक दोनों एक ही ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सेम ट्रांजैक्शन में जब कैश एंड बैंक अकाउंट दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैश कॉलम बैंक कॉलम दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और कैश बुक के केस में कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक हो, दोनों ही कॉन्ट्रा है। अब इसकी कंफ्यूजन कहां पे होती है, इसकी कंफ्यूजन वहां होती है जहां लिखा होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगर आपको कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज लिखा आ जाए तो पर्सनल यूज में आप देखिए कि पैसा बैंक से निकला, माइनस तो हुआ, लेकिन ऑफिस के कैश में ऐड नहीं हुआ, वो किसी घर के काम में लग गया, तो वो पैसा इधर नहीं आया बल्कि घर के किसी पर्सनल काम में यूज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए ये कॉन्ट्रा नहीं है। इसमें बहुत सिंपल है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम इसको खर्चा मान के चलेंगे और एंट्री बाय ड्रॉइंग से कर देंगे, क्योंकि हमने कैश को विड्रॉ किया लेकिन ये पैसे निकाले कहां से गए हैं,
बैंक से गए हैं तो अमाउंट बैंक के कॉलम में आएगी। ये सेकंड चीज है। कॉन्ट्रा के केस में सिर्फ यही दो एंट्रीज हैं जो कॉन्ट्रा होती हैं। आपको कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिखा हो या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज लिखा हो। अगर ये लिखा है फॉर ऑफिस यूज, वेल एंड गुड। नहीं लिखा तो भी, कुछ भी नहीं लिखने पे भी ये ऑफिस यूज ही माना जाता है, ये एज्यूम किया जाता है। तो ये पार्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे आगे चलते हैं। कैश बुक का थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप वो होता है, लेट सपोज यहाँ पे है कि बहुत सिंपल कि हमने गुड्स सेल की है, राइट। गुड्स सोल्ड हो गई एंड चेक रिसीव हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है, गुड्स सेल हो गई एंड चेक रिसीव्ड हो गया। अब आगे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन फर्दर। ये ध्यान रखना है, देयर शुड बी नो इंफॉर्मेशन फर्दर। तो ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या हो जाती है, बैंक टू सेल्स की एंट्री हो जाती है, जिससे बिल्कुल क्लियर होता है कि हम कैश बुक के किस साइड पे जाएंगे। हम कैश बुक की टू साइड पे जाएंगे और टू सेल्स लिख के हम बैंक कॉलम में एंट्री को डाल देंगे। दिस इज सिंपल। लेकिन अब अगर सेकेंड ट्रांजैक्शंस की बात करें, लिखा है गुड्स सोल्ड लिखा है और चेक रिसीव्ड भी हुआ, सेम चीज है। चेक रिसीव्ड भी हुआ एंड डिपॉजिटेड भी हो गया, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ऐसी सिचुएशन में फिर से बात आती है कि चाहे डिपॉजिटेड इन बैंक लिखा है चाहे नहीं लिखा है, हमने उसको बैंक का डिपॉजिट मानकर ही चले हैं, तो बैंक टू सेल्स ही होगी एंट्री यहाँ पर भी। अब इसका केस नंबर 3 क्या बोलता है? केस नंबर 3 बोलता है कि थर्ड केस है कि जहां पे गुड्स जो थी वो वापस सेल हो गई, गुड्स सोल्ड हो गई एंड जो था उसके बदले में हमें चेक रिसीव भी हो गया। अब ये चेक जब रिसीव हो गया तो हमने इस चेक को डिपॉजिट करवाया बैंक में किसी और दिन, नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाया या उससे नेक्स्ट डे डिपॉजिट करवाया किसी और दिन, बट नॉट द सेम डे। नेक्स्ट डे कुछ भी लिखा हो बट नॉट द सेम डे हो तो हमारी एंट्रीज चेंज हो जाती हैं। उस सिचुएशन में हमें एंट्री डिफरेंट करनी पड़ती है। अब पहले समझते हैं जर्नल एंट्री क्या होगी। इस केस में जर्नल एंट्री होगी जब ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन है। ए वाली सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या होगी, चेक मिला है लेकिन बैंक में नहीं गया, तो हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये बहुत सिंपल है। नंबर 1, जब वही चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। दिस इज अनदर। अब क्या होगा जब कैश बुक की बात आती है तो इन दोनों ही सिचुएशन में कोई भी कैश कॉलम या बैंक कॉलम में एंट्री नहीं होती। तो यानी कि अगर गुड्स सोल्ड है एंड चेक रिसीव्ड है लेकिन वो डिपॉजिट लेटर है, ध्यान दीजिए डिपॉजिट लेटर है, बाद में डिपॉजिट हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में कैश बुक में कुछ नहीं होगा। आपको ध्यान देना है फिर से, अगर कोई आपका चेक रिसीव हुआ है और डिपॉजिट लेटर है, चेक रिसीव्ड है लेकिन डिपॉजिट लेटर है, याद रखिए डिपॉजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो डिपॉजिट ही नहीं है, डिपॉजिट लेटर है, तो ऐसी सिचुएशन में सेल्स की कोई एंट्री नहीं आएगी, बल्कि कौन सी एंट्री आएगी, चेक इन हैंड की एंट्री आएगी, जो कि किस साइड पे आएगी, आपने चेक को डिपॉजिट करवाया तो उसकी वजह से बैंक में पैसा प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, चेक रिसीव लेकिन डिपॉजिट लेटर। अब इसमें एक और सिचुएशन आ जाती है जिसमें क्या रहता है कि यहाँ पे डिपॉजिट हो गया नेक्स्ट डे। अब मैं एक और बात यहाँ पे बात करते हैं हम। मान लीजिए फोर्थ केस में चेक तो रिसीव हुआ, चेक रिसीव्ड है लेकिन डिपॉजिट नहीं हुआ, कुछ नहीं लिखा, बल्कि उसका नेक्स्ट डे लिखा है
कि वो इंडोर्स कर दिया गया है। इंडोर्स्ड का मतलब क्या होता है कि जब मेरे पास ये चेक, ये मेरा दुकान थी, यहाँ पे मैं बैठी थी, मैंने पैसे लेने थे ए से, ए मेरे पास चेक लेके आ गया, वो चेक वो मुझे दे गया। अब वो चेक मैंने अपने पास रख लिया ड्रॉर में डाल के, ये मेरा ड्रॉर है, इसमें मैंने चेक डाल के रख लिया। इतने में बी आ गया जिसने मुझसे पैसे लेने थे, और वही चेक मैंने ड्रॉर में से निकाल के बी को दे दिया। दिस इज सिंपल, उसको कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ चेक। तो इंडोर्स्ड हो जाता है अगर चेक, ऐसा चेक, तो उसमें एंट्री क्या आती है? पहली बार जब चेक रिसीव हुआ तो एंट्री आ गई, आपने यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, और सेल्स पे मान लीजिए गुड्स सेल हुई थी तो टू सेल्स आ गया, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव्ड, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है। और ऐसे सिचुएशन में हमने कैश टू सेल्स की एंट्री कर दी। दूसरे केस में अब वही चेक हमने आगे दे दिया बी को, तो हम एंट्री करेंगे बी डेबिट हो जाएगा ऐसी सिचुएशन में, और हम टू कर देंगे कैश फिर से। यहाँ चेक इन हैंड नहीं करना क्योंकि हम ये इंडोर्समेंट दिखा रहे हैं। इसका दूसरा सोल्यूशन है कि आप दोनों एंट्रीज ही नहीं करो, लेकिन फिर भी सेल्स की एंट्री आपको कहीं ना कहीं डालनी पड़ेगी, इसलिए हम इसको कैश टू सेल्स कर देते हैं और उसके बाद बी टू कैश कर देते हैं। बहुत सिंपल, वापस हम चलते हैं, यहाँ पे ये एंट्री कैसे शो होगी? आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, आपके पास चेक आ गया, लेकिन आपने वो चेक कभी डिपॉजिट नहीं करवाया, इसलिए आपने उसे कैश में रख लिया। अब आप क्या करेंगे, जब आप उस चेक को बी को देंगे तो बाय बी करके कैश में से वही चेक वापस करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कैश में क्यों? अब देखिए यहाँ पे हम वापस अपनी कहानी पे चलते हैं, जहां पे हमने चेक ए से रिसीव किया, वो चेक मैंने कहाँ डाल के रखा? वहीं डाल के रखा जहां पे मेरे बाकी के पैसे पड़े होते हैं, तो वहीं मैंने उस चेक को भी रख दिया। तो इसलिए आपने कैश के साथ चेक रख दिया, तो कैश के साथ चेक आने की वजह से कैश ही डेबिट हो गया। जब वही ड्रॉर में से निकाल कर, जहां से कैश निकलता है वहीं से निकाल कर चेक दिया, तो वहां से आपने टू कैश कर दिया। आई होप ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर चेक रिसीव्ड है और चेक रिसीव होने के बाद इंडोर्स हो गया है वही चेक, तो वो इंडोर्समेंट किसी और को हुआ है, तो उसकी एंट्री एक तो कैश में जाएगी और दूसरा वो दोनों साइड्स पे आएगी, यानी कि कैश में ही पहले प्लस होगा और फिर कैश में से ही वो माइनस होगा, दोनों अलग अलग डेट्स पे एट डिफरेंट डेट। आपको कॉन्ट्रा समझ में आ गई, आपको चेक समझ में आ गए। आई थिंक बेसिक क्लियर है। अभी हम थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट वी गेट टू नो कि किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं। Which of the following is entered in cash book? अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी चीज है, इनमें से कौन सी चीज है जो कैश बुक में एड रिकॉर्ड की जाती है, तो हम इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, क्योंकि हमने बात की थी क्रेडिट नहीं आती, बोथ कैश क्रेडिट तो हो ही नहीं सकती, इसीलिए आंसर इज ओनली कैश ट्रांजेक्शंस। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी आ जाएगा, ओनली डैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो आप यहाँ पे ओनली कैश ट्रांजेक्शंस लिख सकते हैं। कैश बुक इज द मेन बुक एज वेल एज द सब्सिडरी बुक होती है। कैश बुक जो होती है हमारी सब्सिडरी बुक भी होती है। कैश बुक ऑलवेज शो, मैंने आपसे कहा था कैश बुक की बात हो रही है तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया तो हम एज्यूम करेंगे ये कैश कॉलम की बात कर रहे हैं। इट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, ये कभी भी क्रेडिट नहीं होता। डबल कॉलम कैश बुक जिसके अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, 2 कॉलम्स की कैश बुक में कौन से 2 कॉलम होते हैं? वन इज कैश, अदर वन इज बैंक का कॉलम। तो वो कौन सी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ऑल ट्रांजेक्शंस क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कैश बुक में नहीं आती हैं। Further, withdrawal of cash from bank is recorded in. अब withdrawal of cash from bank, again ये contra entry है, हम इसे कैसे देखेंगे? कैश निकला और किस में गया? कैश निकाला गया है बैंक से, तो बैंक माइनस हो गया और कैश में ऐड हो गया।
अब हम इसे क्या करेंगे, बैंक कॉलम क्रेडिट हो जाएगा और कैश कॉलम डेबिट। इसका आंसर देखते हैं, डेबिट ऑफ बैंक कॉलम, क्रेडिट ऑफ कैश, नो, क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम आएगा इसके अंदर, बहुत सिंपल, क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम एंड डेबिट ऑफ कैश कॉलम। आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ बैंक माइनस हो रहा है और कैश प्लस हो रहा है। आगे चलते हैं, इट इज अ सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस। ये अभी हमने पैटी कैश बुक करी नहीं है, तो विल डिस्कस दिस क्वेश्चन लेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव बोथ डेबिट एंड क्रेडिट? हमने डिस्कस किया था बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट दोनों नहीं हो सकता, वो सिर्फ डेबिट क्रेडिट हमारा बैंक कॉलम में ही हो पाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अभी हम सब्सिडरीज की बात करते हैं, अभी हम पेटी कैश बुक की बात करते हैं। पेटी कैश बुक में छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड होते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक सिस्टम बनाया जाता है। वो कौन सा सिस्टम होता है, इसमें क्या है, लेट सपोज आपकी मम्मा ने आपको पॉकेट मनी दी 100 रुपीज और बोला बेटा ये जुलाई के मंथ की पॉकेट मनी है, आप इसे 100 रख लो, आप इसे यूज कर लो। आपने उसमें से 60 रुपीज यूज कर लिए, रिमेंबर आपने उसे यूज कर लिए। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, 100 माइनस 60 यानी कि 40 रुपीज आपका बैलेंस बचा। अब जब अगस्त आया तो आपने कहा कि मुझे 100 और मिल जाएंगे और मेरे पास कितना टोटल हो जाएगा, 100 प्लस 40 का टोटल यानी 140 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने बोला कि तुमने कितना खर्चा किया, 40, तो तुम्हें 100 अगस्त में नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 40, यानी कि तुम्हारा टोटल अगस्त में भी 100 ही रह जाएगा, which is equals to 100 once again. So एक अमाउंट जो फिक्स कर दी जाती है, जो हर महीने के स्टार्टिंग में, हर साल के स्टार्टिंग में उसका बैलेंस सेम रहना चाहिए। जितना भी आप खर्चा करोगे उतने की आपको रीइंबर्समेंट यानी कि उतना पैसे मिल जाएंगे आपको, ताकि आप वो खर्चा आगे कंटिन्यू कर सको। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ पेइंग एडवांस। स्टार्टिंग में आपको पे कर दिया जाता है इन द बिगिनिंग, बिल्कुल जैसे ये 100 रुपीज, ताकि आप पैसे खर्च सको, एंड रीइंबर्सिंग द अमाउंट स्पेंट, जो भी आपने पैसा खर्चा होगा उसकी रीइंबर्समेंट हो जाएगी टाइम टू टाइम, 1 महीना 2 महीने के हिसाब से। और ऐसे सिस्टम को हम इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक कहते हैं। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि इसको हम इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक कहते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं। बाकी की सारी डिस्कशंस हम क्लास में करेंगे विद मोर एग्जांपल्स। आप उसके लिए प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे। टिल देन कीप योरसेल्फ ट्यून्ड विद द MCQ portions of the chapters. आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी लॉजिक्स की, कॉन्सेप्ट्स की। आपको कोई भी डाउट है आप गिवन नंबर पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।